नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं सवाल और जवाबों का सिलसिला, यानी एक नए प्रश्न पत्र का। लेकिन हमने इस नए प्रश्न पत्र के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था। इसमें 50 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। अगले 50 क्वेश्चन को हम देखेंगे। और ये जो प्रश्न पत्र है वो सीनियर क्लर्क के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे झांसी डिवीज़न के द्वारा आयोजित हुए थे और 31 जनवरी को आयोजित किए गए थे। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 2 घंटे का टाइम दिया गया है। स्क्रीन पे आपको जो इंस्ट्रक्शन है उनको देख लेना है और इसके बाद हम फौरन क्वेश्चन नंबर 51 पे चलेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। रेलवे कर्मचारियों की प्रबंधन में सहभागिता यानी कि प्रेम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो हुआ था वो 1994 में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर सी होगा। अवर लिपिक में कितने प्रतिशत सीधी भर्ती कोटा का प्रावधान है? तो ये जो है वो 50% है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट आरबी है। ठीक है, आरबी नंबर है 62/2020। ठीक है, 20। तो ये देखने लायक है क्योंकि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताई गई है। तो आप जाएं और इसे सर्च करें और इसको पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि वरिष्ठ अनुभाग अभियंता यानी कि एसएससी के पद में वर्तमान में कितने प्रतिशत सीधी भर्ती का कोटे का प्रावधान है? तो अभी वर्तमान में जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इनको रोक दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 अंतर रेलवे स्वयं के अनुरोध पर स्पाउस ग्राउंड के अंतर्गत रेल कर्मचारी को स्थानांतरण हेतु न्यूनतम कितने सेवा अपेक्षित है? तो जब आप स्पाउस ग्राउंड पे करते हैं तो इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। रेलवे में एमएसीपी यानी कि एमएसीपी योजना किस तारीख से प्रभावी हुई थी? तो 1 सितंबर 2008 से प्रभावी हुई थी। आपको पता है कि इससे पहले कौन सी योजना मिलती थी? चलिए मैं बताता हूँ। इससे पहले जो है वो एसीपी योजना मिलती थी और 1/10/1999 से वो प्रभावी हुई थी। 1/10/1999 से एसीपी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। एमएससीपी के अंतर्गत रेल कर्मचारी को वित्तीय यूनियन का लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 25 जुलाई 2016 के उपरांत क्या बेंचमार्क निर्धारित किया गया है? तो अति उत्तम यानी कि वेरी गुड को निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम प्रभावी होने की तारीख क्या है? तो 1/1/2004 है। अभी किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि न्यू पेंशन स्कीम होगा, तो मैंने उस क्वेश्चन के अंदर ये बोला था कि नेशनल पेंशन स्कीम होगा। तो आप कमेंट करने से पहले अपने ज्ञान का वर्धन कर लें, तो आपके फ़ायदे के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप जो भी कमेंट करेंगे सब वेलकम है। तो चलिए हम क्वेश्चन 56-7 तक हम आ गए और 58 को देखते हैं। चलिए, नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल कर्मचारियों को टायर 1 में भविष्य निधि अंशदान कितना काटा जाएगा? तो ये एक्चुअली क्या है कि बेसिक और डीए मिला का 10% काटा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% यानी कि डी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 59 पे चलते हैं। नवीनतम प्रावधानों के अनुसार लेवल 6 के कर्मचारियों के एपीआर न्यूनतम किस स्तर के अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है? तो कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के लेवल के वो करेंगे। ठीक है, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है। एपीआर किस अवधि के लिए लिखी जाती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए लिखी जाती है। ठीक है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 61
लाइन स्टाफ को कितने आकस्मिक अवकाश दिए हैं, तो उनको 10 आकस्मिक अवकाश दिए हैं। तो ये भी सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रखा है उन लोगों ने, जिन्होंने बनाया है उनको धन्यवाद के पात्र हैं। 62 क्वेश्चन नंबर है, ग्रुप सी कर्मचारियों को एक्सटेंडेड लीव स्वीकृत करने हेतु मंडल स्तर पर किसको अधिकार प्राप्त है, तो ये डीआरएम सर को प्राप्त है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 62 का ए हो जाएगा। ओके, डीआरएम बिल्कुल भी भूलने जैसा नहीं है, तो इसको याद करने जैसा है। और ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, रेलवे में ग्रुप डी में सीधी भर्ती में प्रशिक्षण कोर्स प्राप्त एक्ट अप्रेंटिसों को कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं, तो 20% है। इसका आंसर 20% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, किसी कर्मचारी के पास एचआरएमएस प्रयोग में लाने हेतु जो यूनिक आईडी होता है उसमें कितने अंग्रेजी अल्फाबेट होते हैं, तो ये 6 होते हैं। ठीक है, हर किसी को 6 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवा में ग्रुप सी के पदों में सीधी भर्ती है तो कितने प्रतिशत कोटा है, तो उनके लिए ग्रुप सी में 10% है और ग्रुप डी में 20% है। ये याद करने जैसा है क्योंकि यह क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बन गई है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। रेल सेवा में सीधी भर्ती चयन में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए वर्तमान में कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित है, तो ये 4% है। पहले 3% था, एसिड अटैक वाले को जोड़ लिया गया है, इसलिए ध्यान रखिए ये 4% है, ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। पदोन्नति पर एल टाइप रोस्टर कितने कर्मचारियों के लिए संवर्ग में लागू होते हैं, तो 14 पे लागू होते हैं, तो इसका सीधा आंसर है 14। ठीक है, एल से रोस्टर। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती के पदों पर कितने प्रतिशत का आरक्षित कोटा है, तो 7.5% है। एसटी के लिए 7.5% और एससी के लिए जो है वो 15% है। तो ये दोनों ही याद करने जैसा है, ये इसमें गलती होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। स्काउट एंड गाइड जो के आधार पर जो चयन या रिक्तियों की गणना की जाती है वो किस भर्ती कोटा के अंतर्गत की जाती है, तो सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत की जाती है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ख। ठीक है, 69। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत जहां प्रशिक्षण निर्धारित होता है उसमें चयनित लोगों के मध्य वरीयता का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो ये जो वहां से प्रशिक्षण से मतलब अगर आप इस तरह समझिए कि कोई ट्रेनिंग स्कूल में जाता है, जो जैसे कि जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहां पे जाते हैं और वहां से जो मेरिट लेके आते हैं ना प्रशिक्षण के बाद, तो उसके आधार पे होता है। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन है वो प्रशिक्षण की में प्राप्त अंकों के आधार पे, तो ये 70 का डी हो जाएगा। ठीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। ठीक है। हाजीपुर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है और मुगलसराय एक डिवीजन है, तो ये हाजीपुर जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, रेलवे भर्ती बोर्ड से प्राप्त ग्रुप सी के पैनल की करेंसी विस्तार करने की शक्ति किस अधिकारी के पास प्रत्यायोजित है, तो ये जीएम के पास होता है। ठीक है, वो 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, गुड्स गार्ड के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि मेडिकल श्रेणी की चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, यानी कि A2 होता है। ठीक है, A2 होता है। 73 74 को देखते हैं। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के वेतन में कितने प्रतिशत भविष्य निधि की मासिक कटौती का प्रावधान निहित है, तो यहाँ पे जो है वो 8.33% मूल वेतन का, यानी कि डी इसका आंसर सीधा से आंसर है। ये सब टू द पॉइंट है, क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ है, तो आप इसे 1 बार 2 बार आप 3 बार इसको पढ़ के देखें
और इस क्वेश्चन पेपर को मैं जल्दी ही railwayexam.in के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। मंडल में प्राप्त रेल यूनियनों के पदाधिकारियों को प्रशासनिक स्थानांतरण में यूनियन एवं मंडल रेल प्रशासन के मध्य असहमति होने पर स्थानांतरण करने की शक्ति किस अधिकारी के पास निहित है? तो ये जीएम के पास होता है। फाइनल डिसीजन वो जीएम का हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये जीएम ही फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कहाँ गया? अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अनुसार किसी कर्मचारी को दंड दिए जाने के उपरांत कितने दिनों के अंदर अपील करने का प्रावधान है? तो 45 डेज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है और ये लगातार पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पॉइंट टू बी नोटेड। और ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77, रेल कर्मचारी या उसके परिवार को मिल रही पेंशन में कटौती करने का अधिकार किसके पास है? यानी कि ये जो पेंशन मिल रहा है ये रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को मिल सकता है, ठीक है। तो रिटायर्ड लोगों के लिए जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, कम बेसी करने का या फिर उनको नहीं देने का सारे पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है। चलिए 78 को देखते हैं। जन सूचना अधिकारी अधिनियम कब से लागू है? यानी कि आरटीआई कब से लागू है? तो ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। ये इसका ख आंसर होगा 78 का। चलिए जन सूचना अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए कितना शुल्क लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 79, तो 10 रुपये लिए जाते हैं, ठीक है, 10 रुपये लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, पदोन्नति के हेतु व्यावसायिक परीक्षा के लिए रिक्तियों का आकलन करते समय कितनी अवधि तक होने वाली अनुमानित रिक्तियों को शामिल करने का प्रावधान है? तो ये जो है ना, ये 12 महीने तक का होता है, ये 12 महीने तक का होता है, ठीक है, नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गलत एवं भ्रामक सूचना देने पर अधिकतम कितने रुपए तक का दंड का प्रावधान नहीं थे? तो ये 25,000 रुपये तक का है, ठीक है। ये फाइनल अमाउंट 25,000 रुपीज है। चलिए जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जब कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो इसे कितने समय के अंदर दिए जाने का प्रावधान है? तो ये है 24 आवर्स। 24 आवर्स, नो, आई थिंक इट्स 48 आवर्स। यस, सही आंसर 48 आवर्स होंगे, 110%। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयुक्त को अपील करने हेतु कितने समय सीमा निर्धारित है? तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के से 90 दिन है का ये है, ठीक है। सेवारत कर्मचारियों को कंप्यूटर अग्रिम के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृत की जाती है? तो सेवारत कर्मचारियों को जो धनराशि स्वीकृत की जाती है वो 50,000 रुपये होती है, ठीक है। या फिर वो धनराशि स्वीकृत की जाती है जो ओरिजिनल कंप्यूटर की खरीद है, लेकिन वो लिमिट जो है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही है कि भाई आरबी नंबर 10/2017 में ये कहा गया है कि 5 टाइम्स मिलेंगे आपको और जो 50,000 की लिमिट है उससे क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर की ज़्यादा दाम 50,000 से ज़्यादा भी है तो भी 50,000 ही आपको मिलेंगे, और अगर 50,000 से कम है तो जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो आपको अग्रिम के रूप में दी जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। चयन पदों की रिक्तियों का आकलन करते समय कितनी अवधि तक की अनुमानित रिक्तियों को शामिल करने का प्रावधान है? तो यहाँ पे जो है ना, चयन पदों की वजह से ये 15 महीने का हो जाएगा, ठीक है, ये 15 महीने हो जाएंगे। 86 कहता है कि शिशु शिक्षण भत्ते की प्रतिपूर्ति कर्मचारियों के किन बच्चों के लिए प्रदान की जाती है? तो कोई भी 2 बड़े बच्चे, कोई भी, मतलब मेरे ख्याल से 86 का होना चाहिए कि सबसे बड़े 2 बच्चों का होना चाहिए, यानी कि इसमें जो आंसर होगा ये होगा सी, ठीक है,
फर्स्ट टू एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, ये प्रथम 2 बच्चों को लिए मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। रेल कर्मचारी के बच्चे के किसी कक्षा में फेल हो जाने पर शिशु शिक्षा भत्ता देने का क्या प्रावधान है? तो इसके भुगतान में कोई रोक नहीं है, ठीक है, इसका सही आंसर यही होगा। इसके भुगतान नहीं किया जा सकता, ऐसा हो नहीं सकता है। आंशिक रूप से भुगतान किया जाएगा, ये भी नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है कि इनके भुगतान पर कोई रोक नहीं है, इसका ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, मंडल स्तर पर चयन पदों पर पदोन्नति हेतु अधिकारियों की समिति गठित करने का अधिकार किसके पास संरक्षित है? तो ये ADRM करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन जैसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 इज गोज टू ADRM, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। रेलवे कर्मचारियों के प्रशासनिक हित में 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरण होने की स्थिति में कितने दिनों का कार्यभार ग्रहण अवकाश प्रदान किया जाएगा? तो ये जो कार्यभार ग्रहण अवकाश प्रदान किया जाएगा वो 15 डेज किया जाएगा। अगर ये एरोप्लेन से जाते हैं तो फिर 12 डेज होंगे, ठीक है। कम ऑन, चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपकी नॉलेज में कुछ एनहांस कर रहा है या वैल्यू ऐड कर रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि ये वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं इसमें और भी कुछ नया ऐड करने के बारे में सोचूंगा, या आपके द्वारा सुझाए गए जो भी सजेशन हैं उनको ऐड करूंगा इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं, और यह क्वेश्चन कह रहा है कि महिला रेल कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा काल में कितनी अवधि का अधिकतम शिशु देखभाल अवकाश अनुमेय है, यानी कि दिया जा सकता है? तो 730 डेज है, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 91, किसी भी रेल कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय कितने दिनों की अधिकतम लीव सैलरी का भुगतान किया जाता है? यानी कि लीव इनकेसमेंट जो होता है ना, वो 300 डेज का होता है, ठीक है। हमें 2 बार मिलते हैं। एक बार लीव इनकेसमेंट जो है वो 6 टाइम मिलते हैं 10-10 दिनों का, और ये रिटायरमेंट जो मिलता है वो 300 दिनों का मिलता है, ठीक है। इट्स अ लिमिट, राइट। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 92, लेवल 3 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों को किस दर से नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है? तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसका जो सही आंसर होगा 3 से 5 के लिए 477 रुपीज़, ओके। एंड 1-2 के लिए है 384 रुपीज़, 1-2 लेवल 1-2 के लिए 384 रुपीज़, एंड 6 to 8 के लिए जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉई हैं उनके लिए 630 रुपीज़, यानी कि 630 रुपया। तो मैंने तीनों बता दिया आपको। 1 और 2 के लिए है 384 रुपीज़, 3 to 5 के लिए 477 रुपीज़, एंड 6 to 8 के लिए 630 रुपीज़, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 93, मृतक कर्मचारी के विधवा विधुर को मनार पास निर्गत करने की योजना निम्नलिखित में से किस तिथि से प्रभावी है? प्रभावित है क्या होता है? चलिए प्रभावी है तो 12 मार्च 1987 से प्रभावी है, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, प्रथम श्रेणी सुविधा पास खो जाने पर कितने रुपये दंड राशि रेलवे राजस्व में जमा करानी होगी? तो ये जो है इसका आंसर जो होगा वो 35 रुपीज़ होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास सुविधा मतलब फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास के लिए 35 रुपीज़। कर्मचारी के पुत्र पुत्री को शिक्षण शुल्क भुगतान करने के उद्देश्य से अधिकतम कितने माह के मूल वेतन की भविष्य निधि की से निकासी की जा सकती है? तो 6 मंथ है, ठीक है, 95 का 6 मंथ।
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 31 अगस्त को हो जाती है तो संबंधित वर्ष में उसके अवकाश खाते में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक कितनी अर्जित वेतन अवकाश क्रेडिट होगा। तो हर महीने के लिए 2.5 दिन होता है, तो 1 जुलाई से 1 अगस्त यानी कि जुलाई और अगस्त 2 महीने का होगा, तो 5 दिन इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 है, HRMS का विस्तृत रूप क्या है। तो जो HRMS का मैंने पहले भी अनेक वीडियो में बताया है, अनेक सेट को सॉल्व करते हुए, कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि जो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, यानी कि क इसका आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, रेलवे में HRMS किसके द्वारा तैयार किया गया है। HRMS जो है वो क्रिस के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, ई ऑफिस जो है वो NIC के द्वारा तैयार किया गया है। क्रिस जो है वो HRMS को तैयार कर रहा है। और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय रेलवे में वर्तमान में वेतन बिल किस मॉड्यूल से तैयार किया जाता है। तो ये IPAS के द्वारा तैयार किया जाता है, और IPAS को भी तैयार करने वाला जो है वो, या IAMS को तैयार करने वाला जो है वो क्रिस ही है, और क्रिस की स्थापना 1996 में हुई थी। ठीक है, अब एक और सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको देखते हैं, जो 100 नंबर पे है। ये है, IPAS के अंतर्गत PIA का विस्तृत रूप क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं कि पास इंफॉर्मेशन अथॉरिटी, पास इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एंड पास इशूइंग अथॉरिटी। निम्नलिखित में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है पास इशूइंग अथॉरिटी है, ये HRMS से रिलेटेड है, पास से। ओके, तो हमने जो सवाल देखे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल थे, और आने वाले समय में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपको थैंक्स बोलता हूँ, आपने वीडियो अंत तक देखा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो भी एक जोरदार वीडियो आने वाला है, जो हिंदी पे ही होगा, तो आप उसको देखें, एंजॉय करें। और इसके जो क्वेश्चन है, लास्ट के 10 क्वेश्चन जो राजभाषा के अंतर्गत हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एट द एंड।